अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 3 फरवरी 2025। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस इंपोर्ट करने के बाद जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने आज मीडिया के सामने वजाहतें पेश की, लेकिन उनकी वजाहतें पेश करने के कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी नफी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाने के बाद हो क्या रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वजाहतें देने की जरूरत क्या पड़ी और इसके बाद आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है, 10 फरवरी का इजलास क्यों जेर बहस आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन होगा, इन तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में, इस एपिसोड में आपके साथ मैं और वसीम मलिक शेयर करेंगे। तो वसीम, आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने, अब ठीक है कि सहाफ़ियों ने उनसे, जो हमारी सहाफ़ती तंजीम है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने हल्फ भी लेना था, लेकिन उस हल्फ की तकरीब के बाद उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की वो गैर रवायती थी, इस तरह से हुआ नहीं करता। तो उस गैर रवायती गुफ्तगू के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। तो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का एक दावा था मीडिया से गुफ्तगू में कि सीनियरिटी के मामले पर ना आप कोई पेशगी गुफ्तगू ना करें, कोई पेशगी राय कायम ना करें, प्रीएम्प्ट नहीं करें, हमने उसको टेकअप कर लिया है, आप वेट करें, अभी कोई सवाल ना करें। लेकिन वो तो टेकन अप मामला था ना, उस पर अचानक से आमिर फारूक साहब को क्या पड़ी कि उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से इसी मुताल्लिक बशारत राजा साहब का एक सवाल था, सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप बाख्तियार चीफ जस्टिस हैं, तो खुले अल्फाज में तो नहीं, लेकिन जो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जवाब दिया उसका मतलब ये था कि जी हाँ, मैं इस मुल्क का बाख्तियार चीफ जस्टिस हूँ। और फिर जब हम तनकीद करते हैं अदालती मामलात के ऊपर, और जब हम कहते हैं कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी इस्टाब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर एक सहूलतकारी का मुकम्मल किरदार अदा कर रही है, तो हमारे जज साहिबान को बहुत बुरा लगता है। वो फिर हमें ऐसी मुलाकातों में कहते भी हैं, इतना गिरां गुजरता है कि आज उनको बाकायदा वजाहत देनी पड़ी, बार बार कहते हैं बड़े प्यार से आपने इसको लिखना है। ना सिर्फ वजाहतें बल्कि फिर हमें सहाफ़त भी समझाई जाती है। और फिर आज ये भी दावा किया चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कि पाकिस्तान का हर जज बाख्तियार और आज़ाद है। तो फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, या तो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी बहुत मासूम है, या उस कमरा में मौजूद तमाम सहाफ़ियों को वो बेवकूफ़ समझते हैं। हम कैसे माने कि इस मुल्क की जुडिशरी बाख्तियार है? मैं कैसे मानूं कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी बाख्तियार है? मैं कैसे मानूं कि वो किसी सेटलमेंट, किसी डील के नतीजे में नहीं आए? मुझे चंद बातों का जवाब आप दे दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जो कुछ पाकिस्तान की जुडिशरी में होता है वो चंद रोज़ पहले इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी आकर मीडिया पे बता देते हैं। ये पिछले 1.5 साल से हो रहा है। काजी फैज़ ईसा के दौर को छोड़ दीजिए, गुजर चुका। उन लोगों ने, बल्कि फैसल वार्डा ने आकर कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। कुछ होगा, इलेक्शंस के बाद ये कुछ होगा। इलेक्शन सुने ना, चंद अदालती फैसलों की मैं बात कर रहा हूं। बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर बात हुई, काजी फैज़ ईसा ने बल्ले का इंतखाबी निशान से मुतालिक, बासित व नफ्स से मुतालिक उन्होंने पहले कह दिया था ऐसे होगा, ऐसे हो गया। राजा रियाज महीनों पहले बता चुके थे कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अभी काजी फैज़ ईसा ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी, इंतखाबात 8 फरवरी को हुए। इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट खुद सहाफ़ियों को बुलाकर कहती रही कि हम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, लेकिन जब आगे से सवाल होता था कि आप डिफेक्शन क्लॉज लगती है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 63A की तशरीह से मुतालिक, तो कहा गया कि छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को अंडू कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले को अंडू किया, फिर आप आ जाए। इन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत होगी। 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर कहा गया कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी होंगे। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके फैसले पहले से लोगों को मालूम थे कि वहां पर अपोजिशन और हुकूमत के लोग बैठकर क्या फैसला करेंगे? उसके नतीजे में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी बने। फिर कहा गया कि आईनी बेंच के सरबराह जुडिशल कमीशन से जस्टिस अमीनुद्दीन खान बने वो भी 5 नवंबर 2024 को। फिर कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इन्हें सजा सुनाई गई है, इन्हें सबक सिखाया जाएगा कि इन्होंने खत क्यों लिखा। बिल्कुल ही वैसा हुआ, और उसमें चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का किरदार शामिल है। फिर कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से 15 नवंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर नामी जज हैं जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा, वो ले आए और याह्या आफरीदी साहब ने पूरी सहूलतकारी की। फिर कहा गया कि सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर जब सवालात उठे तो कहा गया कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो तो जस्टिस सरफराज डोगर ही होंगे। और आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी जितने बाख्तियार चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वहाँ दावा किया कि वो इतने बाख्तियार चीफ जस्टिस हैं और हमने मैटर टेकअप कर लिया है।
तो ये है आपके मुल्क के बाख्तियार चीफ जस्टिस के जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मामला जो है वो ये निकला है कि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ये जनाब याहिया अफरीदी साहब आपकी वो बाख्तियार चीफ जस्टिसशिप है जो आप इंजॉय कर रहे हैं, मैच प्रोटोकॉल के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। अदरवाइज आपने तो मामला आज टेकअप किया था और आपने कहा था कि 10 फरवरी को कलेक्टिव विजडम जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इस मामले को तय करेगा कि सीनियर प्यूनी जज कौन है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक आपसे ज़्यादा बाख्तियार, आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं कि उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बगैर हल्फ के, हालांकि जब वो हल्फ लेते हैं, आप जरा जजेस का हल्फ तो निकालें कि जब ये आईनी अदालतों के जजेस हल्फ लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं। आप जरा हाई कोर्ट के जज का हल्फ तो निकालें, आई सो एंड सो, आगे उस हाई कोर्ट का नाम होता है। तो उस हाई कोर्ट के मिसाल के तौर पर मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हल्फ ले रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं वसीम मलिक लाहौर हाई कोर्ट का जज हल्फ लेता हूं कि मैं आइन की ओर आगे। तो जो हाई कोर्ट्स है उनकी तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हमें काजी फाइज़ ही सिखा के, हमें जैसे याहिया अफरीदी ने भी सिखाई है बतौर जज, कि उनकी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो सूबे की हद तक होगी। तो जो शख्स पंजाब की हाई कोर्ट का हल्फ उठाता है वो वफाक में आके बैठ जाएगा बगैर उसकी बड़ी खूबसूरत आज ना उन्होंने जो अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज बयान की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही वजह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी दी। जो सबसे पहले सिक्योरिटीज राय और उसके बाद वफाकी हुकूमत आकर बैठ के तावीलें पेश करती रही है, एग्जैक्टली वही कुछ कहा है जस्टिस याहिया अफरीदी ने। एग्जैक्टली वही कुछ कहा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज खिलाफ मामूल जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसका हल्फ दिलवाया जस्टिस जमाल मंदोखेल से। वो चाह रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान से प्रेस एसोसिएशन हल्फ ले लेती, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, कहा जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाएंगे, तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुद उस हल्फ को लेने के लिए उन्होंने कहा मैं खुद लूंगा, लेकिन साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल को लेकर आए और कहा कि मैं ना ये बार काउंसिल से और मीडिया एसोसिएशन से हल्फ नहीं लेता, तो एक दफ़ा करने लग जाऊंगा तो बार बार करना पड़ेगा, नहीं करता। बहरहाल वो हल्फ हुआ। हल्फ के बाद उन्होंने कहा कि आपके जहनों में ना कुछ सवाल होंगे, मैं उन सवालों के जवाब देता हूं। और उसके बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया, कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र जजेस का मामला आपके जहन में होगा तो हमें उसको दो तरीक़ों से देखना है, एक जजेस की सीनियरिटी है, दूसरा जजेस का ट्रांसफ़र है। तो कहते हैं कि जजेस के तबादले पर तो यू शुड बी रिजॉइसिंग, यानी आपको खुशी से फूले न समाना चाहिए, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो जो विफाक है उसकी अकाइयों की नुमाइंदगी है और एक जो है वो सिंबल है। नहीं, गलबन उन्होंने आज नोट भी पढ़ा, वो नोट की तरफ ये नोट नहीं पढ़े थे। मेरा ये है कि मैंने इस वजह से सदर मुमलिकत को हामी भरी कि आप जजेस का तबादला कर दें। रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग में उन्होंने कहा कि जो मैं आपको आपके सामने ना उन्होंने कहा कि मैं पढ़ देता हूँ कि मैं कैसे अग्री किया। तो वो कहते हैं कि मैंने ये अग्री किया कि जो ट्रांसफ़र है जजेस का वो आर्टिकल 200 के तहत होता है। तो ट्रांसफ़र से अब होगा ये कि जो लिंग्विस्टिक एक बैरियर है ना वो जो है वो इस ट्रांसफ़र से हम फलांग लेंगे और हर जो ज़ुबान बोलने वाला जज है वो हाई कोर्ट में आ जाएगा। और उसके बाद कहा कि आपके पास अब एक बलूची ज़ुबान बोलने वाला जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, एक सिंधी ज़ुबान बोलने वाला जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और फिर एक पंजाब से जो जस्टिस सरफराज डोगर आए हैं, अब पता नहीं कौन से पंजाबी जज यहाँ पर काबिज नहीं है जो उनको लाया गया। बहरहाल कहते हैं अगर पेशावर में ट्राइबल एरियाज से कोई जज अवेलेबल होता, पेशावर हाई कोर्ट में अब गो के आ गए हैं, अभी जो हालिया जजेस तैनात हुए, अगर कोई जज अवेलेबल होता तो मैं उस जज को यहाँ पर ले आता। एक सेकंड यही पर रुक जाएं। आप रीजनिंग बता रही हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो कंसेंट अपना दिया वो लसानी बुनियादों पर दिया, उनकी रीजनिंग यही है। ये आइन का आर्टिकल 200 है जिसके मुताबिक जजेस का ट्रांसफ़र होता है। इसमें कहीं पर लिसानी बुनियादों पर कुछ लिखा हुआ है? यार आप आइन को कब तक पढ़ते रहेंगे? छोड़े आइन को, रोन डाला, अगलू ने खत्म कर डाला, भी छोड़ देना, छोड़ दिया ना उन्होंने, छोड़ दिया, लिसानियत ले आए। वो लिसानियत जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क में लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बलोच, पश्तून, वो तो अपने आर्गुमेंट को वहीं पे काउंटर करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वफाक की अलामत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वफाक की अलामत में ठीक है तमाम इकाइयाँ मिलती हैं तो एक वफाक बनती है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को वफाक की अलामत कहा जाता है। वहां पर आपका सूबा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सूबा, वहां पर उनके सेनेटर्स नहीं है इस वक्त। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है
उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के ऊपर अमल दरामद होता तो ही वफाक की अलामत यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल होती। आप, मैं अगेन कह रहा हूं कि या फिर वो खुद इंतहाई मासूम हैं या सहाफ़ियों को वो बेवकूफ़ समझते हैं कि जहां वो कहते हैं कि जी ये आइन के मुताबिक था, आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक हुआ, और उसकी रीजनिंग आप दे रहे हैं क्या लिसानी बुनियादें, और आइन के आर्टिकल 200 में तो कहीं लिसानी बुनियादों का जिक्र नहीं है। नहीं, और वसीम सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने नहीं लिया, उठना भी चाहिए, होना भी चाहिए कि आपको आर्टिकल 200 उस वक्त याद क्यों आया जब आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस लगाने का वक्त आया था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजेस मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले नहीं हैं या मुख्तलिफ एथनिसिटी से ताल्लुक नहीं रखते, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब KP से पश्तो स्पीकिंग, देन आपके पास जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, कश्मीरी हैं लेकिन इस्लामाबाद बेस्ड है, देन आपके पास उसके बाद हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, मानसेरा से उनका ताल्लुक है, देन आपके पास हैं जस्टिस बाबर सत्तार, लाहौर से, पंजाब से उनका ताल्लुक है, देन आपके पास उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, बलूचिस्तान क्वेटा से उनका ताल्लुक है, देन आपके पास जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, पिंडी कोटली सतिया साइड से उनका ताल्लुक है, देन जस्टिस समन रिफत इम्तियाज है, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का ताल्लुक कराची से है, उर्दू स्पीकिंग है, आई डोंट नो, सिंधी स्पीकिंग सिंध से ताल्लुक है। लेकिन अब किसकी नुमाइंदगी नहीं थी जो आप लाने के लिए, और अचानक जो रिसेंट 2 जजेस भर्ती किए गए उनमें भी ये सूबाई और लसानी बुनियाद पर उन्हें जांचा गया है? नहीं, वो जिस कबीले से थे उस कबीले से। जस्टिस इनाम अमीन मिनास, ये जस्टिस सरफराज डोगर किस कबीले से हैं? उसी कबीले से। जस्टिस सोमरो और जस्टिस आसिफ किस कबीले से हैं? उसी। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए कि वो आप वाली बात है कि वो मैं चलें इतनी लेवरेज देता हूँ, चीफ जस्टिस का मनसब बड़ा होता है कि वो मासूम है और हम सहाफ़ी बेवकूफ़ है, हमें बेवकूफ़ वो बना रहे हैं। वफाक की अलामत सेनेट नामुकम्मल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला, उससे वफाक मजबूत होता है। मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक सेटलमेंट के नतीजे में, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सेटलमेंट, उसके नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना वफाक को मजबूत करता है। लापता अफराद का जो मामला है बलोचिस्तान का, उस पर सिर्फ दावे करना, उसको हल ना करना वफाक को मजबूत करता है। कहते हैं कि हम जुडिशल रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं जो कि नेशनल जुडिशल रिफॉर्म जब हमारी भी 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी ना, नंबर 1 एजेंडे पर लापता अफराद का मामला होगा, जो मर्जी कर लें, लापता अफराद का मामला नंबर 1 एजेंडे पर रहेगा। खुदा न करे ऐसा हो, वरना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र का मामला भी मुझे लगता है कि इनके नंबर 1 एजेंडे पर था। हाल आपने देख लिया। जब आप कोर्ट पैकिंग करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से लोग आकर मुसल्लत करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर देंगे, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल पर आप कंप्रोमाइज़ कर देंगे, उससे वफाक मजबूत होगा। सवाल है ना, जो सवाल होना चाहिए। और वसीम फिर सवाल तो ये भी बनता है ना, जो करना भी चाह रहे थे कि भाई आप चले, आपने आर्टिकल 200 के तहत ये एक्सरसाइज कर ली, 26वीं तरमीम का इससे ताल्लुक नहीं है, आर्टिकल 200 में तो तरमीम नहीं हुई है ना, रुके, आर्टिकल 200 तो अपनी जगह कायम है, यहीं पर रुक जाए। ये भी एक, मैं कहता हूँ कि बड़ी खूबसूरती से कहा जाता है कि इन जजेस के ट्रांसफ़र में आईनी तरमीम का कोई किरदार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, अगर वो इस कोर्ट पैकिंग में किरदार अदा ना करते और सदर मुमलिकत को अपनी कंसेंट ना देते, इन जजेस का ट्रांसफ़र हो पाता? नो। आइन के आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट हुई, चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील हुआ, सीनियर प्यूनी जज से 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल पैनल में से किसी एक को चुनना, और वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के उस इजलास से चुनना जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर नहीं आते, जो सीक्रेट है, जिसकी कार्रवाई रीजनिंग क्या वजूहत हैं, या अफरीदी साहब तीसरे नंबर पर उन्हें बनाया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्हें सुपरसीड किया गया। तो अगर आईनी तरमीम 26वीं ना होती तो चीफ जस्टिस का कंसेंट भी शामिल ना होता और इन जजेस का ट्रांसफ़र भी ना होता। बहरहाल आज तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मैंने तो हाई कोर्ट के जजेस को बुलाया था, मैंने तो उनको समझाया था कि मत करो ऐसा, ना खत लिखो, नहीं ये बात कह के बड़ी बेबसी से उन्होंने यूं दांत पीस लिए कि ये भी अब जब जस्टिस हमने भी कहा था कि इन 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को खबरदार किया है। ये जब मुलाकात हुई थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके साथ एक और जज थे, तो वहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी का बुनियादी मुद्दा यही था, खत मत लिखो। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी की मानी जाए तो फिर वो बड़ी बेबसी से, जैसे आप कह रही हैं, तो उनका कहना तो गालबन यही होगा कि यार
मुदाखलत होती है, मेरे काम में भी तो हो रही है, मैं बैठा हूँ ना। हाँ। तो तुम्हारे काम में हो रही है मुदाखलत, तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा उसके मुताबिक फैसले ना दो, उसको एक्सपोज कर रहे हो। वो काम जो इस मुल्क में कोई नहीं करता वो तुम कर रहे हो। तुम्हें अपनी जजशिप मंजूर नहीं है, तुम सुकून से ओहदों पे बैठ के प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं कर सकते। ये सारी बातें हो गई। जस्टिस आया अफरीदी बड़े बुलंगो बाग दावे किया करते थे, मीडिया नहीं देखता, फ़ोन नहीं रखता, कुछ नहीं करता। फिर आज मीडिया को बुलाकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन ये भी कहा कि मुस्तकबिल में भी करूंगा, मजीद चीज़ें भी बताऊंगा, अपनी मर्जी के लोगों से सवाल। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, आखिरी बात, उनसे ज़्यादा ताकतवर और बाख्तियार तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक निकले कि उन्होंने बगैर मामला टेकअप किए मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि उन्होंने बगैर मामला टेकअप किए सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी और जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूरी जज डिक्लेयर कर दिया। इस सब के बाद एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा जाता था ना कि एक आप कह लें कि एक ऐसी जगह जहाँ से कम से कम लोगों को ये उम्मीद होती थी कि लापता अफराद का मामला हो, इस्लामाबाद में कोई एहतजाज का मामला हो, कुछ भी हो, आमिर फारूक साहब के अलावा किसी और की अदालत में कुछ लगेगा तो इंसाफ मिल जाएगा। ख़त्म कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब नई डिबेट ये है, नई जो बहस है वो ये है, कहा यह जा रहा है वुकला के दरमियान में, मैं कुछ वुकला नाम नहीं ले रही, उनको कोट अनकोट कर रही हूँ, कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बनाने पर गौर, एक ये मुद्दा ज़ेर गौर है जो मेरी नज़र में नामुमकिन है। लेकिन अगर तो जस्टिस मियां गुल ही कोई वजह या कोई हल होते तो ये इतने सारे लोग इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। जस्टिस मियां गुल ही अगर ऑप्शन होते तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूरी डिक्लेयर किया जाता ना, ये सीनियर जूनियर वाली बहस ना इतनी बड़ी एक्सरसाइज ही ना होती। ये कहना वैसे ही मकसूद है कि 26वीं तरमीम तो हो गई लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। एग्जैक्टली, ये वही वाली डिबेट, वही वाली बातें हैं। तो अब इसके बाद आईनी बेंच बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि आपकी मर्जी के जज तो लग गए हैं ना। आपने तो आज तक जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने के बाद आज तक आपने किसी एक सूबे के अंदर, पंजाब जहां पर आपकी बड़ी ही सुपर एक्टिव किस्म की वजीर आला है, वहां पर आपने करारदाद पास करके आईनी बेंच नहीं बनाया क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम बैठी है ना, सब अच्छा है। फिर इसी तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आपने नहीं बनाया, चलो छोड़ दो, वो तो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। आपने विफाकी हुकूमत ने जहां पार्लियामेंट में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए डिक्लेरेशन देनी है वो भी नहीं बनाया गया। तो अब इस सब के बाद आगे की सिचुएशन क्या है? मतलब यहाँ पे एक और अनहोनी हो गई है, वो जरा आपको बता दूं। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं अख्तर हुसैन, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी गालिबन हिस्सा है। उन्होंने इन 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर अपनी संजीदा खदशात का इजहार किया। वाकई? जी हाँ, ये हसनात मलिक साहब का ट्वीट है, तो गालिबन उनसे बात हुई होगी। हाँ, अख्तर हुसैन साहब, क्योंकि हाँ जी हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये 3 जजेस के जो ट्रांसफ़र है, हाँ, ये सीनियरिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मुतासिर करते हैं, बल्कि अदलिया की ज़ाती पर हमला है। ओह माय गुडनेस, इसका मतलब है कि पाकिस्तान बार के जो नुमाइंदा रुकन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हैं, वो सीनियरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं, फिर तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के आने वाली खबर में कोई ना कोई सदाकत हो सकती है वसीम। लेकिन ये वुकला वो वुकला नहीं कह रहे जो वुकला बड़े एक्टिव या सियासी तौर पे बड़े, मैं कुछ और ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। नहीं, वो द मोमेंट वो पाकिस्तान बार कौंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पाकिस्तान बार कौंसिल के इस चेयरमैन, एक सेकंड, पाकिस्तान बार अगर अख्तर हुसैन साहब ये राय जुडिशल कमीशन में बैठकर देते तो कोई फायदा हो सकता था। 9 दिन पहले, 8 दिन पहले देने का मतलब है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त बदकिस्मती से मंसूर उस्मान अवान है। वाइस चेयरमैन अब से कुछ दिनों कबल तो थे, क्या नाम है, फारूक अब तब्दील हुए हैं। बिल्कुल। आसमा जहांगीर ग्रुप माजी में होता था, आजम नजीर तारड़ ग्रुप है आजकल, एहसन बून ग्रुप है, उसका वो हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता, आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें खुशाइंद करार दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल में हल्की फुल्की मौसीकी के सिवा कुछ भी नहीं है। और बहरहाल आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इन नए जजेस ने मनसब संभाला तो वुकला की हड़ताल थी, उनकी अदालतों में कोई किया गया नहीं। तो फिर इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ऑफिस में सरकारी वुकला की एक मीटिंग हुई, और जैसे चीफ जस्टिस आया अफरीदी हमें एक जगह बैठकर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में कह रहे थे ना कि इन जजेस को गंदा ना करें, इन जजेस को तो इनकरेज करें, इनको डिस्करेज ना करें। उसी सेकंड में, उसी लम्हे में एक मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया को दावत दी गई और पीटीवी को दावत बिलखसूस दी गई, और जस्टिस सरफराज डोगर को, जो कभी नहीं हुआ, कमरा अदालत में जाकर सरकारी वुकला ने गुलदस्ते पकड़ाए। नहीं होना चाहिए था ऐसा, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। वो इससे ज़्यादा डिजर्व, फूल निछावर करते नहीं, वो इससे ज़्यादा डिजर्व करते। ओके। एक शख्स
जो 15 नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट में है, इस मुल्क की इस्टाब्लिशमेंट, इस मुल्क की एग्जैक्टिव, इस मुल्क की बड़ी वकला तंजीमें, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसल, इस मुल्क में आइनी आपकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आइनी अदालत के सरबरा, ये तमाम लोग इन्होंने जिस मेहनत से, जिस जाँ फशानी से, कोई इनके पास आर्गूमेंट नहीं बन रहा, कभी कोई लिसानी बुनियादों का आर्गूमेंट देता है तो कभी वफाक को मजबूत करने का, कोर्ट पैकिंग का ये जो अमल मुकम्मल करके एक हीरा ढूंढ के लाए हैं ना पंजाब की अदलिया से, उसको बाकायदा स्टेट गेस्ट का आज प्रोटोकॉल दिया जाता, गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता। आज सुबह का जो आगाज़ है वो 21 तोपों की सलामी से होता चारों सूबों में, उसके बाद फ्लाइंग पास्ट का मुजाहरा किया जाता। इनकी जो पहले दिन की अदालत है ये इस्लामाबाद के शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में होती, वहाँ पर तमाम फोर्सेस के जो चाको चौबंद दस्ते हैं वो इन्हें सलामी पेश करते। तो फिर तो था ये कमरा अदालत में बुलाकर, सर देखिए एक हीरा ढूंढ के लाए हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। हीरा कहाँ से लाए हैं? पंजाब हाई कोर्ट से। वो कौन से बेंच में बैठते थे? वो मुल्तान बेंच में रहे हैं, ट्रांसफर जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहाँ बैठे? अगर आप पर्सनली मुझे इसलिए कह रही हैं कि मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं फिर उन बुनियादों पर नहीं जाता। अदलिया में तो देखें मुल्तान से हीरे ही निकल कर आए हैं, इंतहाई माजरत के साथ। मैं क्योंकि आज वो चीफ जस्टिस आया अफरीदी ने तो एक रीज़न दे दिया ना, अब लिसानी बुनियाद पर हम बातें कर सकते हैं। भाई आपको तो मैंने कभी नहीं कहा, उठानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा, बोलने वाला जज मैंने कभी नहीं कहा कि सराइकी बोलने वाले जो जजेस हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपने कभी नहीं कहा, लेकिन वो अपॉर्चुनिस्ट बैठा हुआ है। अगर 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 मैं ये कहूँ कि सराइकी बोलने वाले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप इंडक्ट करेंगे, उसे इंपोर्ट करेंगे, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाएंगे या उसे चीफ जस्टिस बनाएंगे तो ही वफाक मजबूत होगा। मेरा सिंपल बुनियादी एग्जैक्टिव खुफिया एजेंसियाँ, इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वक्त का जो किरदार है, जिन्होंने अदलिया के ऊपर कब्ज़ा जमा रखा है, उसको वागुजार कराना होगा। वो वागुजार जिस दिन हो गया उस दिन आपका वफाक क्या, आपका पूरा मुल्क मजबूत हो जाएगा। हम सारी ज़िंदगी गुज़श्ता 75-77 साल से वफाक की अलामत है, वफाक को मजबूत होना चाहिए। वफाक को मजबूत करते करते हर शख्स ने अपने आप को मजबूत किया है। वफाक को मजबूत करते करते हमने पूरे पाकिस्तान को कमज़ोर करके रख दिया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल कहाँ गया मीडिया? ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल कहाँ गई आपकी जुडिशरी? ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल कहाँ गई आपकी पार्लियामेंट? वो गुज़श्ता रोज वो डॉन का एडिटोरियल था ना, उसमें बेहतर था कि वो जो पूरी रियासत जिस एक पिलर पे खड़ी है ना, उसके नीचे एक बंदूक बना दी गई थी बाद में एडिट करके। लेकिन अब हालात कुछ ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल कोर्ट पैक होने के बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट पैकिंग की खबरें हैं और जस्टिस याया अफरीदी ने आज दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं ये भी वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म का फुल कोर्ट, चाहे वो 26वीं तरमीम से मुतालिक हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह का लिखा गया नोट हो, नहीं बनेगा। बनेगा तो वो नहीं बैठेंगे। और उन्होंने वैसे ही तमाम तर जो मनसब, अपने तमाम तर जो इख्तियारात हैं उनको एक तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सुपुर्द कर रखा है। तो अब ये देखना है कि और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आखिरी बार मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। मसाइल ये हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खुद आ जाना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए। आ सकते थे, कानून में गुंजाइश, आइन में भी गुंजाइश है। मेरे ख्याल में अगर वो आ जाते तो वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस कदर ताकतवर है। ताकतवर वो होता है जो ताकत एंजॉय करना चाहता है। जिस शख्स का टोटल विजडम ये है कि मुझे प्रोटोकॉल दे दिया जाए, मैं उस सदारती प्रोटोकॉल के बराबर प्रोटोकॉल में पूरे मुल्क में घूमूं, मैं एक जुडिशल रिफॉर्म की मीटिंग कराऊंगा, मैं फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में गया तो वहाँ मुझे जजेस ने घोटकी में कहा हमें इस्लामाबाद कब लाएंगे, तो फिर देखे ना हम इस्लामाबाद में दूर दराज से जजेस ला रहे, हमें उनकी दादरसी करने की ज़रूरत है। तो जस्टिस सरफराज रोकर बड़े कॉम्प्लेक्स थे, रो रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए। तो जो शख्स बाइख्तियार होना ही नहीं चाहता, एक बाख्तियार और ताकतवर चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसने पूरे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगे लगा दिया और कहा है कि तुम 10 को बैठकर अपना कलेक्टिव विजडम जो है वो अपने घर रख के आना। मेरा जो कलेक्टिव विजडम है तुम 13-14 लोगों पर भारी है और मैं बैठकर सीनियरिटी लिस्ट जारी कर रहा हूं। उसने याया अफरीदी के मामले के टेकअप करने के बावजूद भी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें भी और उसे ये भी पता है कि मैं 10 के होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा क्योंकि मेरी रिप्लेस आ चुकी है। और उसके अलावा सिर्फ वही नहीं बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकर
लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत ये बड़ी तगड़ी आसामियां समझी जा रही हैं जिन जिन ने सर्व किया। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उन्हें अभी लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़रूरत है। क्यों लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सदाकत अली खान यहाँ आएंगे? सदाकत अली खान, उनके बारे में हालांकि ऑब्जर्वेशंस तो आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दो तो उनके बावजूद भी बनते हैं ना, 5 सीनियर है ना। मैं जस्टिस सदाकत अली खान की बात करूँ, ही इज़ ऑन 5th नंबर। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस जो देखिए 2 को तो सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम को लगाया गया था ना। उन्हीं दोनों की बात कर रही हूँ कि उनके बारे में जस्टिस याया अफरीदी के अपने मीटिंग ऑफ द मिनट्स में रिकॉर्ड है कि उसके बावजूद भी तो 2 सीनियर बनते हैं, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट लाए जाएं। जस्टिस आलिया नीलम की जिस कदर खिदमात हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, उनकी अशद ज़रूरत है, इसी वजह से जस्टिस मलिक शहजाद को यहाँ लाया गया था। मेरा ज़ाती राय में नहीं, इस वक्त कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे ताकि पंजाब डिस्टर्ब ना हो। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिटायर होना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान रिटायर होने वाले हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल होंगे, जस्टिस अतहर मिनल्ला होंगे, तो उसके बाद अभी तो इसी साल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट है, और बल्कि रिटायरमेंट की भी क्या ही ज़रूरत है। 8 जज लगाए जा रहे हैं, बकिया अभी 34 जजेस में से फिर भी असामियाँ बाकी होंगी ऑलमोस्ट 10 की। तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जो पैक किया जा रहा है मज़ीद, हालांकि वो पैकिंग तो हुई भी है, उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाएगी, तो उसके बाद तय लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल क्या होगी। आज चीफ जस्टिस ने बड़े बुलंदोबांग दावे करने की कोशिश की। मीडिया से गुफ्तगू में हमने आपके सामने रखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने उन दावों को कितना जल्दी ज़मीन बोझ कर दिया, और इसके बाद अदलिया का जो एक आप कह सकते हैं कि सकूते अदलिया हो चुका, तो उसके मुकम्मल जो है ना वो सेपरेशन इख्तियारात जो है वो मुकम्मल ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ताकतवरों को। तो उस तक अभी कुछ वक्त बाकी है, देखना है कि जो कलेक्टिव विजडम आना है वो क्या आएगा, और सीनियरिटी के जो असूल पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया है वो क्या होगा। मुझे और वसीम मलिक को फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।